सो हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही होगी, है ना। चलो आगे चालू करते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में जो अपलोड हो गया था मेरे चैनल के ऊपर, न्यूट्रिशन कंप्लीट कराया था। आई होप आप सबने वो लेक्चर देख लिया होगा, आपको मज़ा आया होगा वो लेक्चर देख के, बिकॉज वो लेक्चर बहुत मेहनत से बनाया था। ठीक है, पहले नोट्स लिखो, फिर उन्हीं नोट्स को जाकर पढ़ाओ, तो इट इज़ अ वेरी मतलब बहुत सीक्वेंस में नोट्स लिखे थे, बहुत ब्यूटीफुल नोट्स मिले थे। जैसे ही इस चैप्टर के सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे, मैं एक परफेक्ट पीडीएफ अपलोड करूंगी जहाँ पे न्यूट्रिशन से लेके एक्सक्रीशन तक सारे टॉपिक्स सीक्वेंस में होंगे। ठीक है, सीक्वेंस में होंगे। तो उमंग बैच का लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर, तो हमने न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे, दैट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, न्यूट्रिशन इज ऑल डन। अब कौन सा टॉपिक करेंगे? रेस्पिरेशन करेंगे। चलो चालू करते हैं, ये 4 से 5 घंटा इग्नोर कर दो। ठीक है, चालू करते हैं रेस्पिरेशन। और बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स चालू हो गए हैं। बेटा देखो, हाफ ईयरली एग्जाम्स चालू हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं एक चीज ला रही हूँ, टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके हाफ ईयरली में मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आएंगे ही आएंगे। ये वीडियो शायद से जो टॉप 50 क्वेश्चंस वाली है वो परसों अपलोड हो जाएगी। ठीक है, पर टॉप 50 क्वेश्चंस कराऊंगी जो आपके पेपर में आने के जिनके चांसेस हाई हैं। ठीक है, ये नहीं बोलूंगी वो पक्का आएंगे, बट हाँ चांसेस हाई है। इनसे मिलते जुलते लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजी के क्वेश्चंस करेंगे हम। चलो आ जाओ, तो क्लियर है, चालू करते हैं। चलो, नो वेस्टेज ऑफ टाइम, चलो चालू करते हैं। अब सबसे पहला टॉपिक आता है रेस्पिरेशन के अंदर कि भाई बहुत लोग मिसकंसेप्ट ले लेते हैं कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों एक ही बात है। नहीं, ये एक बात नहीं है। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दो अलग अलग प्रोसेसेस हैं, उनको मिलना। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन अलग अलग प्रोसेसेस है। ठीक है, उनको मेल खाना, उनको एकदम ये बोलना कि दोनों सेम है, इट इज नॉट ट्रू। अब डिफरेंस पढ़ते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग देखो, ब्रीथिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ लंग्स। एयर को इनहेल करना और एक्सहेल करना इज ब्रीथिंग। ठीक है, मैंने सांस अंदर ली, मैंने सांस बाहर छोड़ी, इट इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग बोलते हैं। तो इट इज द इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ एयर। जब हम सांस अंदर और बाहर खींचते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। तो इट इज टर्म्ड एज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। अब रेस्पिरेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग डाउन ऑफ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। जब हम देखो, तुमने डाइजेशन पढ़ी, तुमने डाइजेशन किया, ठीक है, तुम्हारे माउथ में स्टार्च कन्वर्ट हो गया था माल्टोज में, फिर माल्टोज आगे चल के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो ग्लूकोज बना आफ्टर डाइजेशन के बाद, ये जो ग्लूकोज बना, अब इस ग्लूकोज से हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो रेस्पिरेशन मतलब अब जो ग्लूकोज बना आफ्टर डाइजेस्टिंग द फूड, उस ग्लूकोज को हम तोड़ेंगे 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 और उसमें से क्या निकालेंगे? एनर्जी निकालेंगे। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। किस चीज के लिए? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ पर हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, ताकि हम क्या प्रोड्यूस कर पाए? ताकि हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाए। समझ आया? ठीक है, तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन। हम किसको तोड़ रहे हैं? ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं। क्यों तोड़ रहे हैं? ताकि हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाए। आई होप इट इज ऑल क्लियर। तो इसका मतलब इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। ये इट टेक्स प्लेस कहाँ होता है? ये लंग्स में होता है। ब्रीथिंग कहाँ होती है? लंग्स में। लंग्स में ब्रीथिंग होती है। रेस्पिरेशन कहाँ होती है? हमारे सेल्स में होती है। क्यों सेल्स में होती है? ठीक है, अब हमारा जो देखो, एनर्जी कब प्रोड्यूस होगी? एनर्जी कौन प्रोड्यूस करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ लोकेटेड है? सेल में। और रेस्पिरेशन का तो मेन काम ही एनर्जी प्रोड्यूस करना है, तो रेस्पिरेशन कहाँ होगी? रेस्पिरेशन हमारे सेल में होगी। और ब्रीथिंग हमारे लंग्स में होगी। इसका भी आगे मैकेनिज्म डिटेल में पढ़ना ही है हमने। तो
आगे बढ़ते हैं, समझ आया? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी, ये लंग्स में होती है, ये हमारे सेल्स में होती है। आगे बढ़े, चलो, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस का क्या मतलब होता है? फिजिकल प्रोसेसेस और केमिकल प्रोसेसेस, फिजिकल प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जो हम खुद करते हैं, ठीक है, जो हम खुद परफॉर्म करते हैं। ब्रीथिंग तुम फिजिकली खुद कर रहे हो, अगर मैं अभी नाक बंद कर दूं तो मैं ब्रीथ करना बंद कर दूंगी, तो इट इज अ वॉलेंट्री एक्शन। ब्रीथिंग इज अ वॉलेंट्री एक्शन। अभी नाक बंद कर दूं तो ब्रीथिंग करना बंद, वैसे कर ही रहे हो ना ब्रीथिंग, तो इट इज अ वॉलेंट्री एक्शन एंड इट इज अ केमिकल प्रोसेस, मतलब इट इज अ इनवॉलेंट्री एक्शन। आज मैं बोलूं रेस्पिरेशन बंद, तो ऐसा तो नहीं है एकदम ऐसे पकड़ लिया तो रेस्पिरेशन बंद हो जाएगी, नहीं, रेस्पिरेशन तो चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी जब तक इंसान मर नहीं जाता। टिल डेथ रेस्पिरेशन होती है। अब अगला है फिजिकल का मतलब रिवर्सिबल। मैंने जितनी एयर इनहेल करी उतनी एक्सेल भी कर सकती हूँ। मैंने तुमसे जितना पैसा लिया मैं उतना पैसा तुम्हें वापस कर रही हूँ, जितनी एयर अंदर ली उतनी बाहर छोड़ सकती हूँ, तो इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। केमिकल मतलब इरिवर्सिबल। मैंने अगर मेरी रेस्पिरेशन अगर चालू हो गई तो मैं उसे रिवर्ट बैक नहीं कर सकती। अगर मैंने ग्लूकोज को एनर्जी में तोड़ दिया, अगर मैंने, देखो इधर, इधर देखो, इधर देखो, अगर मैंने ग्लूकोज को, जी से लिख रही हूं, ग्लूकोज को अगर मैंने एनर्जी में तोड़ दिया तो मैं एनर्जी से वापस ग्लूकोज नहीं बना सकती। अगर ग्लूकोज को एनर्जी में तोड़ दिया, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, तो जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई उससे वापस ग्लूकोज नहीं बना सकती। तो इट इज अ केमिकल प्रोसेस। एनर्जी यहाँ पे कोई प्रोड्यूस नहीं होती है, बल्कि एनर्जी लग जाती है ब्रीथिंग के दौरान। नो एनर्जी इज प्रोड्यूस, एनर्जी लग जाती है, ठीक है, यूज हो जाती है एनर्जी ब्रीथिंग के दौरान, पर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है। यहाँ पे भर भर के एनर्जी प्रोड्यूस होती है। समझ आया डिफरेंस? तो ये 4 पॉइंट्स है, पेपर में 4 नंबर का आएगा तो लिख के आना, 3 नंबर आएगा तो 3 पॉइंट्स लिख देना, ठीक है। चलो आगे देखो, अब आता है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो 2 टाइप होते हैं रेस्पिरेशन के, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में O2 इज रिक्वायर्ड, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और एनारोबिक में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाली रेस्पिरेशन, एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में होने वाली रेस्पिरेशन। अब एनारोबिक के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये होता है यीस्ट में, ये होता है ह्यूमन मसल्स के अंदर। 2 होते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यीस्ट में होता है और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ह्यूमन की मसल्स में होता है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, लो फटाफट लो, इस पेज का ले लो स्क्रीनशॉट, इस पेज का ले लो, लो इसका भी लो, इसका भी ले लो। तो इतना समझ आया क्या रेस्पिरेशन में? आगे चलते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ऊपर लिख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इधर देखो, अब हुआ क्या, देखो इधर ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। देखो, हमारे पास ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल था जो मैंने डाइजेशन करने के बाद बनाया, ठीक है, मेरे पास ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल था जो मैंने डाइजेशन करने के बाद बनाया। अब ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? ग्लूकोज में टोटल 6 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। तो क्या मैं ग्लूकोज को लिख सकती हूँ C6? ग्लूकोज में 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ C6? अब क्या हुआ, एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस का नाम होता है ग्लाइकोलिसिस।
ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के दौरान जो ग्लूकोज हमने डाइजेशन के बाद प्रोड्यूस किया इन साइटोप्लाज्म, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर से, तो ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस होता है। ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस होता है, यहाँ पे ग्लूकोज जो हमने डाइजेशन के बाद प्रोड्यूस किया, जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, वो साइटोप्लाज्म में, देखो ये सेल है, अब कुछ बच्चों को साइटोप्लाज्म ही नहीं पता होगा, ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, ये वाली जो ऐसे स्पेस है ना, ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। समझ आया? तो साइटोप्लाज्म में किस में कन्वर्ट हो गया? पाइरुवेट में कन्वर्ट हो गया, जो कि एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था, जो कि एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था। अब हुआ क्या? ये पाइरुवेट, अब देखो ये पाइरुवेट बना, ग्लूकोज ने ग्लाइकोलिसिस करी साइटोप्लाज्म में, तो पाइरुवेट, ग्लूकोज ने ग्लाइकोलिसिस करी, किसके अंदर करी? साइटोप्लाज्म में। क्या बना? पाइरुवेट बना। क्या बना? पाइरुवेट बना, जो कि एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था। इतना समझ आया? अब ये जो पाइरुवेट बना, अगर इसको रास्ते में मिला ऑक्सीजन, अगर इसको रास्ते में मिला ऑक्सीजन, तब तो ये चला जाएगा। ऑक्सीजन, अगर इसको ऑक्सीजन मिला तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा और CO2 वाटर और एनर्जी बनाएगा। देखो ग्लूकोज था, ग्लूकोज चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, उसने पाइरुवेट को, उसने ग्लाइकोलिसिस कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस हुई, ये बना पाइरुवेट। अब पाइरुवेट चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, पाइरुवेट को रास्ते में मिला ऑक्सीजन। अगर रास्ते में ऑक्सीजन मिला तो वो क्या बोला? चलो माइटोकॉन्ड्रिया के पास चलते। माइटोकॉन्ड्रिया के पास गए। जैसे अब होता है ना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ ब्राइड एंड देयर इज अ ग्रूम, ठीक है, देयर इज अ ब्राइड एंड देयर इज अ ग्रूम। तो ब्राइड और ग्रूम की जब मैरिज होती है तो कहाँ पे होती है? मंडप में। तो वैसे ही पाइरुवेट वाज द ग्रूम, ऑक्सीजन वाज द ब्राइड, दे गॉट मैरिड एंड उनका जो जो प्रोडक्ट बना दैट इज CO2 वाटर एंड एनर्जी। समझे? पाइरुवेट चला, उसने ऑक्सीजन के साथ हाथ मिलाया, माइटोकॉन्ड्रिया में गए दोनों मिलकर, माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर एरोबिक रेस्पिरेशन की, जिसमें प्रोड्यूस हुआ CO2 वाटर एंड एनर्जी। क्लियर हुआ? समझ आया? ठीक है, समझ आया? तो क्या हुआ? पाइरुवेट बिना ऑक्सीजन के साथ मिला, माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 वाटर और एनर्जी बनाई। चलो, अब पाइरुवेट को वाटर ऑक्सीजन नहीं मिला, अब पाइरुवेट खड़ा हुआ है, पाइरुवेट सोच रहा है यार मुझे ऑक्सीजन मिला ही नहीं, अब मैं क्या करूं? अब बोलेगा अब तो मुझे करनी पड़ेगी एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब पाइरुवेट के पास 2 ऑप्शन है, या तो पाइरुवेट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करे या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करे। अगर पाइरुवेट यीस्ट के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो अल्कोहलिक, अगर पाइरुवेट, अगर ये ग्लाइकोलिसिस किसके अंदर चल रही है? यीस्ट के अंदर चल रही है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन है दैट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। जो किसके अंदर होता है? यीस्ट के अंदर होता है। क्या प्रोड्यूस होगा? इथेनॉल, जो कि एक अल्कोहल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ठीक है, पाइरुवेट को, अब पाइरुवेट ह्यूमन बॉडी में है, वो यीस्ट में नहीं है, ह्यूमन बॉडी में। एक ही ऑप्शन है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करेगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करेगा, जो कि ह्यूमन की मसल्स में होंगी। क्या प्रोड्यूस होगा? लैक्टिक एसिड और एनर्जी। एनर्जी यहाँ पे ज्यादा प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे ज्यादा प्रोड्यूस होती है एज कंपेयर टू दिस एंड दिस। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, सुनो। पाइरुवेट था, पाइरुवेट चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, रास्ते में ऑक्सीजन के साथ हाथ मिलाया, ऑक्सीजन के साथ हाथ मिलाया तो उसने क्या किया? ऑक्सीजन ने बोला एरोबिक रेस्पिरेशन करते, चलो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में गए, एरोबिक रेस्पिरेशन करी, CO2 वाटर और एनर्जी बनाया। अब देखो, अब बोला कि अब नहीं मिला ऑक्सीजन, अगर यीस्ट के अंदर है तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगा और इथेनॉल CO2 एनर्जी बनाएगा। अगर हमारी बॉडी के अंदर है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करेगा और लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनाएगा। देखो होता क्या है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, तुम हैवी एक्सरसाइज करके आए, एक दिन तुम सबने ले ली जिम की मेंबरशिप, एक क्या होता है, न्यू ईयर को लेते हैं ना, हाँ है ना, सबका रेजोल्यूशन था, सबने ले ली, इतनी एक्सरसाइज कर ली पहले दिन, इतनी एक्सरसाइज कर ली कि उठना बैठना भी दिक्कत हो गई, पूरे बॉडी में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन हो गया, जिसकी वजह से मसल क्रैम्स हो रहे हैं, मसल्स में पेन हो रही है, तो इट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है,
तुम एकदम रनिंग करके आए हो 3 किलोमीटर की, तुमने सांस लेने का टाइम नहीं मिला, है ना, सांस लेने का टाइम नहीं मिला, मतलब ऑक्सीजन इनटेक का टाइम नहीं मिला, ऑक्सीजन इनटेक का टाइम नहीं मिला, बट रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट है, तो रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन के होगी। ध्यान से सुनो, तुम भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो, सांस लेने का टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन इनटेक नहीं हो पा रहा है बॉडी के अंदर, क्या हुआ, ऑक्सीजन इनटेक नहीं हो पा रहा, बॉडी के पास एक ही ऑप्शन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन तो होगी ना, जिसकी वजह से बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन होती है, मसल क्रैम्स होते हैं, हैवी मसल क्रैम्स होते हैं, ठीक है, तो एक दिन में, तभी बोलते हैं वन डे में इतनी हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए कि मसल क्रैम्स हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आता है ब्रीथिंग इन ह्यूमंस, अब पढ़ते हैं ह्यूमन में ब्रीथिंग। चलो आओ, ब्रीथिंग इन ह्यूमंस, तो पहले स्टेप समझ लेते हैं क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सांस ली, सांस पहले हमारे नॉस्ट्रल से जाएगी, नॉस्ट्रल्स के बाद नेजल पैसेज, फिर फैरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वेलाई और देन ब्लड। कैसे हुआ, मैंने सांस ली मेरी नॉस्ट्रल से, यहाँ जहाँ पे मैंने चश्मा टांग रखा है इट इज द नेजल पैसेज, नेजल पैसेज से हवा गई मेरे फैरिंग्स में, फैरिंग्स के बाद 2 ट्यूब, एक फूड पाइप, विंड पाइप, हवा फूड पाइप में तो जाएगी नहीं, विंड पाइप लैरिंग्स में जाएगी, लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वेलाई, और एल्वेलाई उसे कहाँ पहुंचा देगा, ब्लड में पहुंचा देगा। ये होता है O2 का एंटर, जब ऑक्सीजन एंटर करती है, देखो ये अगर O2 है तो नॉस्ट्रल्स, फिर नेजल पैसेज, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स। अगर CO2 है, CO2 को तो बाहर निकलना होगा, ब्लड से एल्वेलाई, एल्वेलाई से ब्रोंक्यूल्स, फिर ब्रोंकाई, ट्रेकिया, फिर लैरिंग्स, फिर फैरिंग्स, फिर नेजल पैसेज, फिर नॉस्ट्रल्स और बॉडी से बाहर, है ना। तो ये ऑक्सीजन अंदर लेने का प्रोसेस हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का प्रोसेस हो गया। आया, चलो ये मैंने डायग्राम बनाया, देखो इसको, लैरिंग्स है, लैरिंग्स के बाद ये मेरा ट्रेकिया है जो पाइप है, इसके ऊपर इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है। अगर ये मेरा पाइप है, ये देखो ये मेरा ट्रेकिया है, इसके ऊपर ऐसी ऐसी इनकम्प्लीट, आगे से लगी हुई है पीछे से बंद है, क्यों, हमारी बॉडी के आगे की तरफ हमारा विंड पाइप होता है, पीछे की तरफ फूड पाइप होता है। अगर रिंग ऐसे बंद हो गई तो विंड पाइप और फूड पाइप, और तुम्हें पता है ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलेगी और हमारा ट्रेकिया कोलैप्स हो जाएगा। अगर पूरा बंद हो गया तो ट्रेकिया विल कोलैप्स, कोलैप्शन हो जाएगी, तो इसलिए आधी सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स बोलते हैं हम इसे, ठीक है। हाँ आगे देखो, ये लंग्स है मेरी, फिर ये आगे ट्रेकिया गया, ब्रोंकाई बनाई, ब्रोंकाई के बाद ये ब्रोंक्यूल्स, सबसे छोटा ब्रोंक्यूल्स इज द एल्वेलाई, जो सबसे छोटा ब्रोंक्यूल होता है वो एल्वेलाई होती है। ये एक थैली की तरह सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है एल्वेलाई, ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। समझ आया, समझ आया, आ गया, क्लियर हो गया। क्या हुआ, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ट्रेकिया में सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स, क्योंकि ट्रेकिया कोलैप्स होने के चांसेस है, ठीक है। उसके बाद लंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, द स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल, I am repeating my line, the smallest bronchiole is the alveoli, ठीक है, the smallest bronchiole is the alveoli। समझ आया, आया समझ, चले आगे, चलो अब पढ़ते हैं एल्वियोलाई। अब क्या पढ़ते हैं, एल्वियोलाई, चलो आओ, थोड़ा सा रहता है। अब पढ़ते हैं एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई के फंक्शन देख लो सबसे पहले, ठीक है। एल्वियोलाई क्या होता है, इट इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। मैं दिखाती हूँ, ये मेरी एल्वियोलाई है, इधर देखो, इधर थोड़ा नीट नहीं बना हुआ, मैं इधर बना रही हूँ, ऊपर बना देती हूँ। ये मेरी एल्वियोलाई है, ये मेरी ब्लड स्ट्रीम है। क्या हुआ, ये अभी हमने पैसेज पढ़ा, नॉस्ट्रल्स, देखो क्या हुआ, नॉस्ट्रल्स, नेजल पैसेज, फैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, फिर ब्लड।
तो ऑक्सीजन एल्वियोलाई से होते हुए कहां चली गई, यहां से आई एल्वियोलाई से, एल्वियोलाई से होते हुए कहां चली गई, मेरे ब्लड में चली गई। क्यों ब्लड में चली गई, ब्लड में आरबीसीज है, आरबीसीज में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन इज द बस ऑफ ऑक्सीजन, अपने अंदर कैरी करके ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में घुमाएगा। अब क्या हुआ, अब हमने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए उल्टा पाथ पड़ा था, ब्लड से एल्वियोलाई। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में है ये मेरी एल्वियोलाई में एंटर करेगी और बॉडी से उल्टे पाथ के थ्रू बाहर निकल जाएगी। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इट इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या ये साइट है जहां पे गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं, ठीक है, इट इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्या ये कह सकते हो, आया। तो पहला पॉइंट क्लियर कि इट इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि ऑक्सीजन पूरा पार्ट ट्रैवल कर कर हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर करी और अब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वियोलाई और पूरा पार्ट ट्रैवल कर कर बॉडी से बाहर निकलेगी। तो इट इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दूसरा पार्ट बैलून लाइक, दिख ही रहा है भाई, बैलून की तरह सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैले की तरह स्ट्रक्चर होता है, ये तो दिख ही रहा है। अगला देखो, थिन एंड मॉइस्ट सरफेस। एल्वियोलाई का जो सरफेस होता है ये बहुत ही ज्यादा पतला होता है, बहुत थिन सरफेस होता है। क्यों सरफेस, क्योंकि डिफ्यूजन कराना है ना गैसेस का डिफ्यूजन कराना है, ठीक है, गैसेस का डिफ्यूजन कराना है इनका, इसलिए इसका जो सरफेस होता है ना बहुत पतला होता है, थिन होता है और मॉइस्ट होता है ना, मॉइस्ट सरफेस होता है, मॉइस्ट मतलब थोड़ा गीला, वेट सरफेस होता है, थिन होता है और मॉइस्ट होता है। समझ आया। रिचली सप्लाई विद ब्लड वेसल्स, एल्वियोलाई के चारों तरफ बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, क्योंकि यहीं से तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वियोलाई में एंटर करेगी और ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में एंटर करेगी। तो इसीलिए इट इज रिचली सप्लाई विद ब्लड वेसल्स, रिचली सप्लाई विद ब्लड वेसल्स। समझ आया। सबसे पहला साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस पता है, ऑक्सीजन पूरा पार्ट ट्रैवल करके एल्वियोलाई से ब्लड में जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वियोलाई में और पूरा पार्ट ट्रैवल करके बॉडी के बाहर, जिसको बोलते हैं इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अगला बैलून लाइक है, थैले की तरह, तो तुम्हें दिख ही रहा होगा। तीसरा पॉइंट है थिन एंड मॉइस्ट, बहुत पतला होता है क्योंकि एक्सचेंज करना है ना गैसेस का, इसीलिए पतला होता है, और मॉइस्ट होता है, थोड़ा वेट सरफेस होता है। लास्ट, रिचली सप्लाई विद ब्लड वेसल, सेम पॉइंट है यार, ऑक्सीजन को ब्लड में फेंकना है, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से बॉडी के बाहर फेंकना है, तो इसीलिए तो ब्लड वेसल्स इतनी ज्यादा है चारों तरफ। चलो अब पढ़ते हैं व्हाट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में डिफरेंस। आ जाओ, डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। चलो आओ, छोटा सा बचा हुआ है बस। इनहेलेशन में क्या होता है, द मसल्स ऑफ द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, है ना, इनहेलेशन के टाइम पर डायफ्राम की जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। करके देख लो, मेरा डायफ्राम नीचे, डायफ्राम कहां मूव कर रहा है, नीचे मूव कर रहा है। इनहेलेशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में डायफ्राम मूव करता है, डायफ्राम मूव डाउनवर्ड्स एंड बिकम फ्लैट। तो यहाँ पे ऊपर जाते हैं तो डायफ्राम की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक्सेल करते हैं तो डायफ्राम्स की मसल्स रिलैक्स करती है। देखो, ऊपर इनहेलेशन किया तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सेलेशन किया तो मसल्स रिलैक्स। अब देखो, इसमें उल्टा होता है, इनहेलेशन में छाती ऊपर जाती है और डायफ्राम नीचे जाता है। चेस्ट मूव्स अपवर्ड बट डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड एंड बिकम फ्लैट, है ना, चेस्ट ऊपर जा रही है ना, डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा और चपटा हो जाएगा, डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा और चपटा हो जाएगा। तो डायफ्राम गोज डाउनवर्ड्स एंड बिकम फ्लैट, चेस्ट ऊपर जा रही है, डायफ्राम ऑपोजिट मूव करता है ड्यू अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस। अगर एक्सेल करोगे तो चेस्ट नीचे मूव करेगी, डायफ्राम ऊपर मूव करेगा, ठीक है। तो देखो, डायफ्राम इनहेलेशन के टाइम पे डायफ्राम नीचे मूव करता है और एकदम चपटा हो जाता है, एक्सेलेशन के टाइम पे डायफ्राम ऊपर मूव करता है, मैंने बताया ऑपोजिट मूव करेगा चेस्ट के, चेस्ट ऊपर इंस्पिरेशन के टाइम पे तो डायफ्राम नीचे और चपटा, एक्सेलेशन के टाइम पे चेस्ट नीचे तो डायफ्राम ऊपर और कैसा, डोम शेप्ड, डोम ऐसा, ठीक है, समझ आया। एयर एंटर्स थ्रू नोज, नोज से एयर जाती है और एग्जिट कहां से करती है, लंग्स से, बताया तो था।
ब्लड एल्वेलाई लंग्स फिर बाहर, ठीक है, तो लंग्स से एग्जिट कर रही है और एंटर कहां से कर रही है, हमारी नोज से। ब्लड एल्वेलाई लंग्स, लंग्स से बाहर जा रही है और एंटर कहां से कर रही है, हमारी नोज से। समझ आया, समझ आ गया क्या? ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं अगला टॉपिक। अगला आता है ट्रांसपोर्ट। एक बार मैं ये रिपीट कर देती हूँ, फिर बोलोगे रिपीट नहीं किया। आ जाओ। द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट डायाफ्राम की, यहाँ पे रिलैक्स करती है, ये तो क्लियर होगा। जैसे ही इनहेलेशन करते हैं चेस्ट ऊपर, डायाफ्राम नीचे, चपटा। एक्सेल में चेस्ट नीचे, डायाफ्राम ऊपर और डोम शेप्ड, ठीक है। एयर एंटर थ्रू नोज एंड एग्जिट थ्रू लंग्स। चलो आ जाओ। अब देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 CO2। अब पता है ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब होता है, ये वैसे हमने अभी आगे टॉपिक में पढ़ाऊंगी, बट अभी मुझे रेस्पिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसपोर्ट समझाना है, तो मैं एक बार ये बता देती हूँ। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है यूजफुल and the process of transporting useful and non-useful substances from one part to another। जब हमें useful like oxygen nutrients, non-useful like CO2 waste एक पार्ट से दूसरी जगह तक लेकर जाना होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर हम क्या करते हैं, यूजफुल और नॉन यूजफुल चीजों को, नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेकर जाते हैं। इट इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। अब गैसेस का ट्रांसपोर्ट देखो, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन जो होता है वो हीमोग्लोबिन से ट्रांसपोर्ट होता है ना। हीमोग्लोबिन आरबीसीज में प्रेजेंट होता है। आरबीसीज हीमोग्लोबिन के पास जैसे एक बस होती है ना, जैसे बस होती है, बस बच्चे ढो के लेके जाती है, वैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ढो के लेके जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन कैसे ट्रैवल करता है, हीमोग्लोबिन के थ्रू। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, हमारी आरबीसीज के अंदर, ठीक है। तो वहीं से हमारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। अभी जब मैं पीछे एल्वेलाई पढ़ा रही थी तो मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, तो एल्वेलाई से ऑक्सीजन एंटर करती है तो ब्लड में जाती है। ब्लड में कहाँ जाएगी, आरबीसीज में, क्योंकि आरबीसीज में हीमोग्लोबिन है जो उसको पूरी बॉडी के चक्कर कटवाएगा, सारे ऑर्गन्स के पास लेकर जाएगा। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। अभी आगे डिटेल में पढ़ाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड फॉर्म में जाती है, प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर जाती है, ठीक है। क्योंकि देखो हमने कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर गई, रेस्पिरेशन जब देखी तो ब्लड से एल्वेलाई में गई, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में थी। कैसे थी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिसॉल्व थी। प्लाज्मा इज अ पार्ट ऑफ ब्लड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में थी तभी तो बाहर गई। कहाँ थी, प्लाज्मा में थी। कैसे, किस फॉर्म में थी, एकदम ऐसा घुली हुई फॉर्म में थी, डिसॉल्व्ड फॉर्म में थी। समझ आया। एफिनिटी देख लो। एफिनिटी का मतलब होता है बाइंडिंग कैपेबिलिटी। बाइंडिंग कैपेबिलिटी, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसकी बाइंडिंग कैपेबिलिटी हीमोग्लोबिन से ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों, फॉर एग्जाम्पल मम्मी वगैरह या फिर जो तुम्हारी दादी नानी होगी वो मना करती है कि अगर तुम बंद रूम में बैठे हो तो तुम्हें वहां पे कोई भी हीटर अंगीठी, अंगीठी वो नहीं होता कोयला जलाते हैं, वो वाली अंगीठी बोलते हैं, नहीं जलानी चाहिए। क्यों ऐसा, क्योंकि इसीलिए क्योंकि इन सब से निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की जो हमारी बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, तुम सो रहे हो, बंद कमरा है और हीटर चल रहा है, अंगीठी चल रही है, यू विल डाई, ठीक है, तो हमारी डेथ हो जाएगी सुबह तक। क्यों, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगी, हमारे हीमोग्लोबिन के साथ वो बाइंड करेगी, है ना, हीमोग्लोबिन के साथ क्या करेगी, बाइंड करेगी, क्योंकि उसकी बाइंडिंग कैपेबिलिटी अच्छी है ऑक्सीजन से। तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी, बट कौन बाइंड करेगा हमारी हीमोग्लोबिन के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का सप्लाई ना मिलने की वजह से पर्सन की डेथ हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि बंद कमरे में अंगीठी या हीटर नहीं जलाने चाहिए। समझ आया, ठीक है। तो एफिनिटी वाला चीज समझ आई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे कम एफिनिटी होती है, ऑक्सीजन की सेकंड नंबर पर, और सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड की। बहुत सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट भी किए गए हैं जहाँ पे एक बच्चा है अंदर बैठा हुआ था, मम्मी हीटर चला के चली गई, कमरा बंद कर दिया, धुएं से अगले दिन बच्चे की डेथ हो गई, है ना। तो प्लीज बी अवेयर, ऐसा ना करें।
चलो अगला टॉपिक आता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इन फिशेस। दो टॉपिक बचे हुए हैं, देखो बस छोटे छोटे से। एक बार ये लिखना है जिसको, एक बार ये लिख लो, ठीक है, लिख लो एक बार ये। आई होप तुमने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलो आओ। फिशेस में होता क्या है, मेरे पास फोन नहीं है अभी, मैं तुम्हें सिखाऊं। ये रहा, ये रहा फोन, ये मेरा फोन है, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं इस फोन का कवर निकाल रही हूं, ध्यान से सुनना। फिशेस क्या लेती हैं, फिशेस ऑक्सीजन लेती हैं। ऑक्सीजन कैसे लेती है, फिशेस जो ऑक्सीजन लेती है वो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होता है, पानी में जो ऑक्सीजन डिजोल्व्ड होता है वही फिशेस लेती है। तो फॉर एग्जांपल फिशेस ने, ये फिश है ब्लू वाली मछली, जल की रानी, और ये उसका ढक्कन है। फिशेस के ऊपर एक ढक्कन होता है, इस ढक्कन का नाम होता है ओपर्क्यूलम। अब क्या हुआ, फिशेस ने डिजोल्व्ड वाटर से ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन फिश की बॉडी के अंदर एंटर किया। अभी ओपर्क्यूलम बंद है, अभी ओपर्क्यूलम बंद है ना। अब क्या हुआ, अब फिश ने इनहेलेशन कर ली, अभी ओपर्क्यूलम बंद है। अब फिश को करनी है एक्सहेलेशन, तो ये ओपर्क्यूलम खुलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से पीछे की तरफ से बाहर निकल जाएगी। समझ आया, डिजोल्व्ड वाटर से ऑक्सीजन ली, ठीक है, डिजोल्व्ड वाटर से ऑक्सीजन ली, ये मैं बता रही हूँ। डिजोल्व्ड वाटर क्या हुआ, डिजोल्व्ड वाटर से O2 ली, O2 ली, फिश के अंदर O2 एंटर करी, कहां से एंटर करी, डिजोल्व्ड, कहां से एंटर करी, डिजोल्व्ड O2 एंटर करी बॉडी के अंदर, डिजोल्व्ड O2 एंटर करी। एंटर करने के बाद अभी जो ओपर्क्यूलम था, ओपर्क्यूलम क्या था, बंद था। जैसे ही CO2 को बाहर भगाना था, CO2 को बाहर भगाना था, तो जो हमारा ओपर्क्यूलम था वो खुल गया, ठीक है, ओपर्क्यूलम खुल गया। तो ऑक्सीजन एंटर करी, ओपर्क्यूलम अभी बंद है। जैसे ही बोला, ये दैट इज इनहेलेशन। जैसे ही फिश ने बोला मुझे कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी है बाहर बॉडी से, क्या बोला फिश ने, मुझे अपनी बॉडी से क्या निकालना है, मुझे अपनी बॉडी से CO2 निकालनी है, एक्सहेलेशन करना है। तो ये ओपर्क्यूलम खुल गया और CO2 बॉडी के बाहर चली गई। अगला टॉपिक, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। देखो प्लांट्स के पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए दो चीजें होती है। अगर जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर पढ़ा होगा तो उनको पता होगा कि एक हमारे प्लांट के पास स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन बाहर, है ना, और रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ठीक है, और ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये सब किससे होता है, हमारे स्टोमाटा से ही होता है। तो एक तो होती है स्टोमाटा से एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और दूसरी होती है लेंटिसेल से, जो मेरी बार्क ऑफ ट्रीज होती है, जो ट्री का तना होता है, ठीक है, उसके पास तो कोई स्टोमाटा नहीं है, तो वो कैसे एक्सचेंज करे गैसेस को, तो उसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये तुम्हारे हाफ ईयरली के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Aquatic organisms breathing rate is faster than terrestrial organisms। बोला aquatic organisms का जो breathing rate होता है वो as compared to terrestrial organisms ज्यादा होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि पता क्या होता है कि जो aquatic organisms होते हैं वो ऑक्सीजन यूज करते हैं, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। कहाँ पे डिजोल्व्ड होता है, पानी के अंदर, पानी के अंदर डिजोल्व्ड ऑक्सीजन यूज करते हैं। तो उनको फटाफट ब्रीथिंग करनी पड़ती है, फटाफट फटाफट, क्योंकि उनके पास इनफ ऑक्सीजन थोड़ी ना है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के पास इनफ ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वो आराम आराम से ब्रीथिंग करते हैं। समझ आया, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स डिजोल्व्ड ऑक्सीजन यूज करते हैं पानी में जो डिजोल्व्ड होती है। तो अब जो ऑर्गेनिजम्स है उनके पास इतना समय नहीं है कि आराम से ब्रीथिंग करते रहे, नहीं, उनको फटाफट करनी है ब्रीथिंग, क्योंकि ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। लेकिन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के पास एटमॉस्फेयर में भरपूर ऑक्सीजन है, 21% ऑक्सीजन गैस, ठीक है, तो वो आराम से ब्रीथिंग करते हैं। इसीलिए एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का जो ब्रीथिंग रेट होता है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स वो थोड़ा ज्यादा होता है, इट इज फास्टर, बहुत जल्दी ब्रीथ करते हो। समझ आया,
तो यहाँ पे हमारे रेस्पिरेशन टॉपिक का एंड होता है। आई होप यू लाइक द लेक्चर, आई होप तुम्हें मजा आया होगा। अगले लेक्चर में हम ट्राई करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन कर ले, और जो मैंने बोला था टॉप 50 क्वेश्चन फॉर हाफ ईयरलीज, वो भी मैं जल्दी वीडियो डालकर दे दूंगी, ठीक है, 1-2 दिनों में दे दूंगी, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप यू लाइक द लेक्चर, एंड इफ यू लाइक द लेक्चर तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने उस 10th के दोस्त के साथ जो बेसहारा है और उसे भी पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय।